मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 17 साल थी और मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो लड़का सबसे कटा रहता था, किसी से उसकी दोस्ती नहीं थी। वो कॉलेज में नया था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मुझको वो दूर दूर से देखा करता था और मैं जानती थी कि वो भी मुझे पसंद करता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद और बहुत ही लाडली थी, लेकिन मुझ में ज़माने की सी चालाकी नहीं थी। मैं बहुत मासूम थी कि मैंने ज़माना देखा ही नहीं था। मैं बहुत खूबसूरत थी, यही वजह है कि मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा छुपा कर रखा और वो भी कभी किसी ऐरे गैरे से मेरा रिश्ता भी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं किसी ऐसे घर जाऊं जहां मेरी बहुत ज़्यादा कद्र करें। और मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगाती थी मेरी आंखें। बहुत खूबसूरत थीं, कोई भी मेरी आंखों को एक दफ़ा देखता तो देखता ही रह जाता। हसन भी तो मेरी आंखों में ही खो जाया करता था और उसका यूं देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारी बातचीत शुरू हुई और हमने एक दूसरे से कायम होने वाले रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया। और ये तो सब जानते हैं कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हमारे साथ भी यही हुआ और कब हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई हमें पता भी ना चला। हसन ने कहा कि वो जल्द से जल्द मुझसे शादी करना चाहता है। वो भी अच्छे खानदान से था और उसकी नौकरी भी लगने वाली थी। मेरे माँ बाप के मुकाबले में वो कुछ कम हैसियत था और मेरे माँ बाप ये हरगिज नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता उनसे छोटे लोगों में हो। मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि मुझे अगर शादी करनी है तो हसन से ही करनी है। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने जिद की और जिद में आकर उनसे बदतमीजी भी कर डाली। उनका कहना था कि 4 दिन की दोस्ती के बदले किसी को हमसफर नहीं बनाया जा सकता, पर मैं ना मानी। 2 दिन जब मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे माँ बाप मेरे पास आए और कहने लगे कि जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा, खाना खा लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैंने उनकी मोहब्बत का फायदा उठा लिया, उनसे अपनी बात मनवा ली। और हसन के घर रिश्ता होने में कुछ अच्छी बातें भी थी। वो ये कि घर उनका अपना था और घर में हसन और उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता था। मैं भी पुरसुकून माहौल की आदी थी। हम भी घर में 3 ही लोग थे। इसी तरह मेरे ससुराल में भी ज्यादा रश न था और इस बात से मेरे माँ बाप भी कुछ मुतमईन हुए थे। हसन की माँ को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं तो हैरान ही रह गई कि वो उसकी माँ कम और उसकी बहन ज्यादा लगती थी, क्योंकि वो बहुत ही जवान और हसीन थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि हम कबायली लोग हैं और मेरी शादी 14 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। जब मैं 15 साल की हुई तो हसन इस दुनिया में आ गया। गोया मैं अपने बेटे से सिर्फ 15 साल ही बड़ी हूं। उसके वालिद साहब जल्द ही दुनिया से चले गए, जबकि वो मुझसे काफी बड़े थे। मैं इस बात पर भी खुश हुई कि मेरी सास कोई रिवायती सास नहीं है, बल्कि इसकी और मेरी उम्र में तो ज्यादा फर्क नहीं है, तो मेरी उनसे काफी बातचीत हो जाएगी। मेरी शादी हसन के साथ बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैंने एक बात नोट की। मेरी शादी वाले दिन मेरी सास बहुत उदास नजर आ रही थी, ऐसे उदास जैसे उनके बेटे की नहीं बल्कि बेटी की शादी हो रही हो। फिर मैंने मेरी सास और मेरे शौहर को एक कोने में खड़ा देखा, जहां उनकी शक्लों से ही देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो किसी बात पर झगड़ रहे थे। मैं समझ गई थी कि शायद कोई अंदरूनी बात हो। शादियों में ऐसी बातें हो ही जाती हैं। शायद उनको हमारी कोई रस्म पसंद ना आई हो या हमारे खानदान से किसी ने कोई बात कह दी हो। मैंने अपनी सास को दूर से ही रोते हुए भी देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जाने वो क्यों रो रही है। खैर, मैंने सोचा कि मैं बाद में उनसे आराम से ये बात पूछ लूंगी। शादी की रात मैं अपने कमरे में बैठी हसन का इंतजार कर रही थी। क्या क्या ख्वाब और सपने सजाए बैठी थी कि आज खूब सारी बातें करूंगी और उसे बताऊंगी कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए क्या सोचा है। मैं तो अपने साथ हनीमून की टिकट भी लाई थी और बेहद खुश थी, पर जब दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैं जरा सलीके से बैठी, पर जब कोई अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो हसन नहीं बल्कि मेरी सास साहिबा थी। मेरा दिल ही बैठ गया कि खैर की खबर हो इस टाइम, वरना मेरी सास का मेरे कमरे में क्या काम। उन्होंने कहा कि तुम कपड़े बदल कर सो जाओ, हसन आज कमरे में नहीं आएगा। उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो बाहर चला गया है। उसका वो बहुत ही करीबी दोस्त है, इसलिए रात अस्पताल में ही रहेगा।
तुम आराम से सो जाओ और सुबह का नाश्ता हसन तुम्हारे साथ ही करेगा, इसलिए परेशान नहीं हूं। मुझे एक पल को थोड़ी मायूसी हुई, पर खैर किसी की जान का सवाल था, इसलिए मैं कपड़े बदलकर सुकून से सो गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर हसन मौजूद था। हमने साथ नाश्ता किया और पूरा दिन हमने एक साथ गुजारा। पर जैसे ही शाम हुई और मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि हसन सामान पैक कर रहा था। मैंने हैरान होकर उससे पूछा कि कहाँ की तैयारी है, क्योंकि हनीमून का तो अभी मैंने उसे बताया ही नहीं था और मुझे लगा कि शायद वो मुझे कोई सरप्राइज देना चाहता है। तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई। और जब मुझे हसन ने यह बताया कि वो कहाँ जा रहा है तो मेरी तो जैसे रूह ही फना हो गई। उसने कहा कि वो बाहर के मुल्क जा रहा है अपनी नौकरी के लिए। मैंने उसे कहा कि कल परसों शादी हुई है और आज आप जा रहे हैं, 1-2 हफ्ता तो गुजार लें। हसन बहुत मजबूर लग रहा था। उसने कहा कि मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है, अगर आज मैं नहीं गया तो ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। फिर मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया है कि तुमको जिंदगी भर खुश रखूंगा, तो इन खुशियों को खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तो इस बात पर दुखी थी, क्या वो 1 हफ्ता भी नहीं रुक सकता? हसन ने कहा कि अगर मैं रुक सकता तो क्यों जाता, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने अम्मी से कह दिया है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी और 6 महीने तो यूं गुजर जाएंगे। हसन 2 घंटे में ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। मैंने उसे दुखी दिल के साथ रुखसत किया। मैं बहुत परेशान थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो चला जाए। भला किसी का दुल्हा शादी के तीसरे दिन भी जाता है। अभी तो हमने साथ बैठकर बातें भी नहीं की थी और मेरा हनीमून का प्लान तो बीच में ही रह गया। पर मेरी सास बहुत अच्छी थी और मुझे पूरा दिन कोई काम भी ना कहती थी, जबकि उस घर में कोई नौकर नहीं था। और जब रात होती तो वो मेरे लिए एक दूध का गिलास लेकर आती। जब तक मैं वो दूध का गिलास पी नहीं लेती वो खड़ी रहती। मैं तो हैरान थी कि आजकल के दौर में भी कोई ऐसी सास होती है जो बहू का बेटी की तरह ख्याल रखे। वो भी यही कहती थी कि मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उनके अब्बू जल्द ही इस दुनिया से चले गए और मैंने हसन की वजह से दूसरी शादी नहीं की। और अब तुम मुझे मिल गई हो तो तुम ही मेरी बेटी हो, इसलिए मैं रोज तुम्हें 1 गिलास दूध का पिलाया करूंगी ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। देखो तो तुम कितनी कमजोर हो। ये ना हो कि हसन वापस आए और कहे कि मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखा। सब ठीक ठाक जा रहा था, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ बहुत अजीब देखा। मैंने देखा कि मेरे कदमों तले कोई काली सी चीज लगी थी, कोई ऐसी चीज जैसे लुक हो। मैं हैरान हुई कि मेरे पैरों पर यह क्या लगा है, जबकि मेरी आदत थी कि मैं नमाज पढ़कर ही सोया करती थी, तो वजू करते हुए पांव भी अच्छे से धोती थी। और वो काली चीज कोई हल्की फुल्की नहीं, बल्कि मेरे दोनों पैरों के तलवों पर लगी हुई थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया और उसकी तरफ ज्यादा ख्याल ना किया कि शायद कुछ लग गया होगा। पर फिर मैंने देखा कि रात जब मैं सोती तो मुझे ख्याल ही ना होता था कि मैं कब सोई और कब जागी, और रोज ही मेरे पैरों के नीचे वो काली सी चीज लगी होती थी, गोया जैसे किसी चीज की कालक हो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। ये बात मैं अपनी सास को बताने के लिए नीचे आई तो मेरे कानों ने कुछ अजीब सुना। मेरी सास किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। जैसा हमने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। ये लड़की तो अल्लाह मियाँ की गाय है, इसे तो कुछ खबर ही नहीं है। मेरी जान, मैं बगैर तुम्हारे नहीं रह सकती। जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर एक एक दिन मेरे लिए 1-1 साल की तरह गुजर रहा है। ये सुनकर तो मैं हैरानों परेशान ही रह गई थी। आखिर मेरी सास किससे बात कर रही थी, जबकि वो कह रही थी कि मैंने मेरे शौहर के जाने के बाद कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं, तो फिर ये किससे मोहब्बत जता रही थी, जबकि जवान बेटे की माँ थी। और अजीब बात यह थी कि जब से हमारी शादी हुई हमारे घर में उनके तरफ से कोई मेहमान नहीं आया था और ना ही किसी ने मेरी दावत की थी, जबकि शादियों के बाद दुल्हन की दावत करना एक आम सी बात होती है। शादी में भी उनकी फैमिली से गिने चुने 2-3 लोग ही थे। मेरी सास जिससे भी बात कर रही थी उससे मेरा जिक्र ऐसा क्यों किया कि मैं एक बेवकूफ लड़की हूं। अब मेरे दिमाग में कुछ हलचल मच रही थी। आखिर मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी। मुझे शक हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास रोज मेरे लिए दूध का गिलास लाती और दूध पीने के बाद गोया मुझे होश ही ना रहता था कि मैं कहाँ हूं।
एक दिन उन्होंने मेरे लिए दूध का गिलास रखा और कहने लगी कि इसे पी लो, पर मैंने कहा कि अभी मेरा मूड नहीं है, आप रख दें, मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगी। लेकिन वो तो गोया मेरे सर पर नाचने लगी कि नहीं, अभी पी लो। मैंने कहा कि मैं अभी पी लेती हूं, 5-10 मिनट तक। इतने में फोन की आवाज आई और मेरी सास बाहर गई। मैंने वो दूध उठाकर सिंक में बहा दिया और खाली गिलास रख दिया। जब मेरी सास वापस आई तो मैं अपने होंठों पर ऐसे हाथ फेर रही थी जैसे अभी मैंने दूध पिया हो। मेरी सास ने सुख का सांस लिया और मुझे शब बखैर बोलकर चली गई। आधी रात का वक्त था जब मैं सो रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैंने आंखें नहीं खोली और सोने की एक्टिंग करती रही। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आज मुझे पता करना था कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। वो मेरी सास थी और उसके साथ 2 और लोग भी थे। उन्होंने मुझे किसी लाश की तरह उठाया और मुझे कहीं ले जाने लगे। मेरी आंखें बंद थी, पर मैंने महसूस किया कि वो रास्ता 2 मिनट का ही था। शायद मैं घर के अंदर ही थी। फिर मुझे उनकी आवाजें गूंजती हुई महसूस हुई। शायद वो कोई खाली कमरा था। फिर मुझे एक शख्स की आवाज आई जो कोई मंत्र पढ़ रहा था और मुझे किसी चीज पर लेटा दिया गया। मेरे पैरों पर कुछ लगाया जो कि शायद वही चीज थी जो रोज सुबह मेरे पैरों पर लगी रह जाती थी और वहां पर मंत्र पढ़े जा रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी। किसी तरह अपना सांस रोके लेटी रही। ये अमल 25 मिनट होता रहा और फिर जैसे मुझे उठाया था वैसे ही वापस जाकर लिटा दिया गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी। मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे थे? मैंने हसन का नंबर मिलाने की कोशिश की, पर एक ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में आया। क्या पता हसन भी इन सब का हिस्सा हो, वरना कोई अपनी बीवी को शादी के तीसरे दिन ही छोड़कर जाता है। मैंने सुबह मेरी सास से कहा मैं अपने घर जा रही हूं, तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है, रात से पहले पहले आ जाना, मुझे तुमसे काम है। उसे मुझसे क्या काम था ये तो मैं समझ गई थी। अपने घर आ गई और ये सारी बात अपने माँ बाप को बता डाली। वो भी हैरान परेशान रह गए। मैं बहुत बुरी तरह रो रही थी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं अभी उनका पता करवाता हूं। पता तो पहले करवाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तुमने हमें ना कुछ सोचने दिया और ना कुछ पता करवाने दिया। बस कहा कि शादी करनी है, पर फिक्र नहीं करो, मैं पता करवाता हूं। मेरे वालिद साहब के बहुत से लोग जानने वाले थे। उन्होंने पता करवाया और 1 घंटे बाद जो बात हमें पता चली वो सुनकर हम हैरानों परेशान रह गए। उनका कहना था कि हसन के माँ बाप को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। वो दोनों एक कार हादसे में मर गए थे, इसलिए एक ही दिन में उनकी जान गई थी। जो औरत हसन के साथ रहती है वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी बीवी है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तभी वो इतनी हसीन और जवान थी और उसने एक रात भी मुझे हसन के पास नहीं छोड़ा। हसन की लोकेशन पता करवाई तो वो भी बाहर के मुल्क में नहीं बल्कि कराची में ही बैठा हुआ था। मेरे वालिद साहब को बहुत गुस्सा आ गया। वो कुछ बंदों को लेकर हसन की लोकेशन पर पहुंचे और उसे धर लिया। उसने 2-4 मिनट मज़ाहमत के बाद ही बता दिया कि असल बात क्या थी। वो मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी है। यही सच है, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। हमारे घर औलाद नहीं हुई। मेरी बीवी ने एक आमिल बाबा से राब्ता किया और उसने कहा कि अगर तुम एक कमसिन लड़की की कुर्बानी दो जिसकी आंखें भी नीली हों तो तुम्हारे घर एक साथ 4 बेटे पैदा होंगे। मेरी बीवी बहुत जिद्दी है और वो घर भी मेरी बीवी का है। नौकरी भी मुझे मेरी बीवी की वजह से मिली है। वो मुझसे अपनी हर बात मनवा लेती है। ये सब उसी का प्लान था। उसी ने आलिया को मार्केट में देखा था और फिर उसके बारे में सारी मालूमात जमा की थी। अमल के मुताबिक 20 दिन तक उसने आलिया पर कोई मंत्र वगैरह पढ़ने हैं। उसको दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे देती थी और 20 दिन के बाद वो आलिया की जान ले लेगी। मेरे वालिद साहब ने हसन को पुलिस के हवाले करवा दिया और मेरी उससे तलाक भी करवा डाली और पुलिस के हाथों से हसन की बीवी और तूबा बेगम को भी पकड़वाया। उन पर 420 और धोखाधड़ी का केस करवाया और मैं अपने घर वापस आ गई। अगर वक्त रहते मैं इन सब चीजों को पहचान ना पाती तो मेरी जान चली जानी थी। मैंने अपनी जिंदगी में हुए इस हादसे से यही सीखा है कि किसी की भी मोहब्बत पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते। जो मोहब्बत हमसे हमारे माँ बाप करते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप हमारे लिए जो फैसला करते हैं वही सबसे बेहतर होता है। इसलिए मेरी तमाम लड़कियों से गुजारिश है
कि वो अपने माँ बाप की बात को जरूर माने, क्योंकि एक गलत कदम जिंदगी तबाह कर सकता है। और मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जो इन जाली बाबों की बातों में आकर ऐसे ऊट पटांग काम करते हैं, वो भी अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि औलाद तो अल्लाह ने देनी है। मंत्र पढ़ने से औलाद नहीं मिलती या किसी की जिंदगी लेने से औलाद नहीं मिल सकती। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये किसी की जिंदगी पर बीती सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।